बिहार में इंसेफेलाइटिस बुखार से अब तक 151 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही 117 बच्चों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के अस्पतालों का हाल बद से बदतर हो चुका है। वार्ड में बेड कम होने की वजह से एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को लिटाया गया, लेकिन जिनको वहां पर भी जगह नहीं मिली उनका इलाज फर्श और कुर्सियों पर किया गया। इतना ही नहीं, अस्पतालों में साफ सफाई का भी ध्यान नहीं दिया गया है। पानी के लिए आरओ तो लगे हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है। ठंडे पानी के लिए फ्रिज भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें भी पानी नहीं निकल रहा। अस्पताल में टंकियां भी टूटी पड़ी हैं। पहले डिस्चार्ज का 142 डिस्चार्ज हो चुके हैं इस अस्पताल से। 81 आज और कल में डिस्चार्ज हो जाएंगे। 35 तो आज ही होंगे कम से कम। टोटल नंबर 398 अब तक एडमिशन हो चुका है। 98 दुखद है जो हम खोए हैं बच्चों को। ये आज सुबह हाँ SKMCH का आज सुबह 8 बजे तक का आज दो डेथ आज के डेट में। हम अभी मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के SKMCH में, जहां लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे अभी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, और 20 बिल्कुल क्रिटिकल पोजीशन में हैं जो ICU में भर्ती हैं। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बीमार बच्ची है, यहाँ पर सुबह सुबह पहुँची है अपने गार्जियन के साथ इलाज कराने के लिए, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो क्या बोला जा रहा है? डंगदरी में पहुँचे तो कह रहे हैं कैसे 7 नंबर में देखा जाएगा 9 बजे के बाद। ये ठीक बच्ची है कि अभी से इतना दिन से बुखार लगा था, कहाँ तक घर के डंगर छोड़ ले गए हैं, तो वो कहे सर मेडिकल लेके भागिए। हम बोली इससे मेडिकल में सर नहीं होता है कि डंगर से, तो ना अभी बहुत ज़्यादा एथी कराई है क्या, फिर भी एथी कर रहे हैं, तो फिर भी नहीं एथी कर रहे हैं। तो हम जा रहे थे सर एथी में प्राइवेट में, तो ये लोग देखे हैं कि मीडिया वाले लोग तो कहें से रुक जाइए। ये बताइए कि क्या हुआ है बच्ची को? बुखार हो रहा है कि माथा चक्कर खड़ा नहीं हो जा रहा है कि सर कुछ थरथरा रहा है कि काँप रहा है कि एकदम, अब फिर भी लोग नहीं देख रहे हैं। यहाँ जो अधीक्षक हैं वो बोलते हैं कि इमरजेंसी में सब कुछ मौजूद है, लोग तैनात हैं, तो ऐसे में क्यों आप वहाँ नहीं दिखा रहे हैं? इमरजेंसी में तक पुर्जा कटा कर सर एथी कर रहे हैं, फिर भी नहीं एथी कर रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए ना। पढ़े लिखे है नहीं हम जी, पढ़े लिखे हम है नहीं कि अनपढ़ एथी है सर, क्या करें। रात में हम 3 बजे भोर में सर अपना गांव वाला डंगर ठन भागे हैं, वहाँ गए हैं तो देखे हैं कैसे बुखार है कि इतना दिन से मुजफ्फरपुर के इलाज प्राइवेट में चला है, तो फिर कहे कैसे नहीं मेडिकल में लेके जाइए। हम कहते मेडिकल में नहीं, आज दिन सुनवाई लेता है लोग, तो ना भी सुनवाई लेता है। अभी एगो नंबर दिए हैं, उनका ठन फ़ोन किए हैं तो वो मेडिकल के आदमी के बताए हैं, तो हम तो पढ़ा लिखा नहीं है सर, उतना नहीं अथी समझते हैं। यहाँ क्या परेशानी? यहाँ परेशानी कचरा का ढेर लगा है पूरे हॉस्पिटल में, न किसी को रहने लायक बेड है, न कुछ भी नहीं है। सब कोई सुनता नहीं, सिर्फ आप लोग को देख के सब तैनात हुआ है सुबह सुबह, समझे। हम सुबह से हम परेशान हो रहे हैं। एगो टाँका लगाने के लिए हमको डोरा के लिए बाहर भेजाया गया है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो यहाँ के अधीक्षक हैं उनका यह दावा है कि यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध है, दवाई उपलब्ध है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि 150 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ICU में भर्ती हैं और 20 उसमें क्रिटिकल पोजीशन में हैं, उनका इलाज चल रहा है। एक बेड पर जो ICU का बेड है वहाँ पर 3-3 बच्चे भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर जो SKMCH है वो सवालों के घेरे में है, और बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग और जो यहाँ का जिला प्रशासन है उस पर उंगलियां उठने लगी हैं कि आखिर पहले प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया गया। अगर लोगों को पहले जगाने की कोशिश की गई रहती तो शायद यह नौबत नहीं आती। बिहार में इंसेफेलाइटिस के डर से अब लोग घर छोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर और वैशाली के बीच मौजूद एक गांव के लोग जो कि दहशत में हैं, और लोगों के घर ताले लगे दिखाई दे रहे हैं। हरिवंशपुर गांव में ही 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और लोग रिश्तेदारों के यहां पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। इंसेफेलाइटिस से लगातार हो रही मासूमों की मौत के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं, और यह तस्वीर है वैशाली जिले के माझी टोला का, जहां पर मासूमों की लगातार हो रही मौत से लोग दहशत में हैं और कई लोग अपने घर को छोड़कर जा चुके हैं। गलियां सूनी पड़ी हैं, आंगन सूना पड़ा है और घर में रहने वाला कोई नहीं है। सीधे तौर पर लोगों का यह मानना है कि जो घर में बच्चे बचे हुए हैं उनको
किसी भी तरह बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाया गया है। और आलम यह है कि बड़े लोगों को छोड़कर इस गांव में अब कोई रहने वाला नहीं है और इंतज़ार मौसम का हो रहा है जब बारिश होगी और लोग चैन की सांस लेंगे। पर सवाल यह उठता है कि जागरूकता अभियान राज्य सरकार की ओर से पहले क्यों नहीं चलाया गया ताकि मौत का आंकड़ा इतना नहीं पहुंचता और लोग चैन की सांस लेते। कैमरामैन आशीष के साथ चंद्रमोहन कुमार, माझी टोला, वैशाली, न्यूज़ 18 इंडिया। इंसेफेलाइटिस से लगातार मासूमों की हो रही मौत के बाद गांव में सन्नाटा है और जो लोग गांव में मौजूद हैं वो भी अब धीरे धीरे घर छोड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ताला लटका हुआ है, अभी घर छोड़ने की तैयारी है और यहाँ ठेले पर सामान रखा हुआ है। वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई आने वाला है और उसके बाद फिर अपने ठेले पर पूरा सामान तैयार करके रखे हैं और ये यहाँ से निकलने की तैयारी में है। ये बताइए, ये सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहे हैं सर। क्यों? बाल बच्चा के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है, बीमारी के वजह से घर से निकलना पड़ रहा है मजबूरी में। आपके घर में भी कुछ हुआ है? हमको घर में तो नहीं हुआ, पहले हल्ला हुआ तो बाल बच्चा को नैहरा पहुंचा दिए नानी कन, वहाँ से रिटर्न आ रहा है तो किराए पे रूम लेके पट्टा में रह रहा है, तो सामान बाल बच्चा के लिए लेके जाना। तो ये सब सामान खाली करके जा रहे हैं? जी हाँ, वहीं किराए पर रहेगा जब ले माहौल शांति नहीं होगा, जब ले कैसे आएगा। माहौल शांति का इंतज़ार है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर गांव में घर में वापस लौटेंगे। ये बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? हमारा साथ में तो वो 2 बच्चा हमारा था, दोनों बच्चा डेथ कर गया। हुए कौन बीमारी आया हुआ था, कौन बीमारी न 4 घंटा से 4.5 घंटा के टाइम में लगा हमको दोनों बच्चा के डेथ करने में। अब कौन बीमारी है से हम लोग डॉक्टर थोड़े से जानेंगे से ये बीमारी वो बीमारी है। जब डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो जब डॉक्टर साहब के न पता चला बीमारी तो हम लोग के क्या पता चलेगा। बता नहीं रहे हैं कि क्यों हुआ है? नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं। सोझे इतने हमको बताए हॉस्पिटल में से चमकी की बीमारी है, चमकी की बीमारी से बच्चा बहुत कम बचते हैं। यहाँ करीब ऐसा बच्चा 100-200 बच्चा बलू ख़त्म हो गया है। आपको बच्चा भी। मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रेणुकासी सरुता, ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री श्रोम प्रकाश, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मंत्रालय में राज्य मंत्री और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री देबाश्री चौधरी, महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। धन्यवाद। Honorable members, I have to inform the House that I had received a letter dated 3rd of June 2019 from Sri Soumya Ranjan Patnaik, member representing the state of Odisha, resigning his seat in the Rajya Sabha. I have accepted his resignation with effect from 6th June 2019. This is for information. तो राज्यसभा से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। आइए बढ़ते आगे। बिहार में लू से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया का दौरा करेंगे, जहां वो अस्पताल में मरीजों से मिलकर उनका हालचाल पूछेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार इंसेफेलाइटिस से बीमार बच्चों को देखने मुजफ्फरपुर भी गए थे, जहां उनका लोगों ने विरोध भी किया था। बिहार इस वक्त इंसेफेलाइटिस और लू की दोहरी मार झेल रहा है। लू की वजह से अकेले गया में ही 40 से ज्यादा मौत हो चुकी है। गया समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू की गई है और सुबह 11 बजे से 4 बजे तक बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने के लिए कहा गया है। इस जिला में लू एवं अन्य कारणों से जो मौत की खबरें वो 7 की संपुष्टि अभी की जा रही है।
7 का आंकड़ा हमारे पास विभिन्न अंचलों से आया है, लेकिन उसमें लू और अन्य कारण दोनों प्रतिवेदित हैं। और संपुष्टि लू से मरने का जो चिकित्सीय प्रमाण पत्र है वो सिर्फ एक व्यक्ति का है। संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा लू एवं अन्य कारणों दोनों के माध्यम से कुल 7 मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं। और एक बार फिर आपको बता दें कि बिहार में इंसेफेलाइटिस के डर से अब लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर और वैशाली के बीच मौजूद एक गांव है जिसके लोग दहशत में हैं और लोगों के घर ताले लटके नजर आ रहे हैं। हरिवंशपुर गांव में ही 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और लोग रिश्तेदारों के यहां जा रहे हैं ताकि उनके बच्चे इंसेफेलाइटिस से दूर रहें, उसकी चपेट में ना आए। गर्मियों का मौसम है और छुट्टियों का वक्त। ऐसे में गांव में मासूमों की किलकारियां गूंजा करती हैं, लेकिन यह गांव पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ है और इस गांव में अभी कोई बच्चा नहीं है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो बचे हैं सिर्फ बड़े हैं और कई तो ऐसे लोग हैं जो गांव छोड़कर चले गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, घर में ताला लटका हुआ है। दरअसल बिहार में इंसेफेलाइटिस से अब तक 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते इस गांव के लोग अब गांव छोड़कर जा चुके हैं और सबसे ज़्यादा 11 बच्चे की मौत इस गांव में हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह गांव पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा है और जो लोग भी हैं सिर्फ बड़े लोग हैं। ज़्यादातर घरों में ताले बंद पड़े हैं और जिस घर में ताले बंद पड़े हैं 2-3 दिन बाद एक बार लोग घर पर पहुंच रहे हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके घर में अभी क्या चल रहा है। गलियां सूनी पड़ी है और लोग वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं, कब बारिश होगी और लोग थोड़ी चैन की सांस लेंगे। ये बताइए क्या हुआ है? हुआ है कि 8 तारीख के घर में चतुरी सहनी के 2 बेटा मर गया, 10 तारीख के हमारा रूपा कुमारी बेटी मर गया और इसीलिए सब गांव खाली हो रहा है, खाली हो गया। पूरा बच्चा सब खत्म, माने कि ख़त्म हो रहा है। जो है 10-12 को बच्चा वो सब बीमार पड़ा हुआ है अभी भी। उसको ढंग से इलाज नहीं होता है। कोई आदमी यहाँ पर आते हैं दवाई देने, कल ले आए हैं तो खाली एगो घोड़े वाला खाली पाउच दे देते हैं, एगो टैबलेट दे देते हैं और चल जाते हैं, रुकते हैं नहीं तनको देर। जो हमारा बच्ची 7 साल के था, तीसरा में पढ़ रही थी, वो एकाएक सवेरे पर 5 बजे उसको हु किया, 2-3 बार किया और गोर हाथ टाइट करने लगा। मेडिकल गए, मेडिकल में उनका 10 तारीख के 5 बजे उसका डेथ हो गया, माने कि मृत्यु घोषित कर दिया। जो बच्ची मेरे अभी दुनिया में नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश सहनी, हरिवंशपुर। गांव के लोग चले गए हैं, देख रहे हैं घर में ताले पड़े हुए हैं। जैसे बीमारी से लोग भाग रहे हैं पूरे, देख रहे हैं डॉक्टर कोई आ रहा है, कोई प्रशासन नहीं, वीडियो नहीं, कोई नहीं पहुंच रहा है। हाँ, इस चलते भय से लोग खाली कर रहा है। गांव के लोग दहशत में हैं। जी, हम लोग यहाँ 7 तारीख से यहाँ पर ये घटना होते जा रहा है, लेकिन 7 तारीख से ये घटना हो रहा है यहाँ पे। हम लोग कितना आंदोलन किए, ब्लॉक में गए, हाजीपुर गए, डीएम के यहाँ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोग रोड घेराव किए तो डॉक्टर 2-3 डॉक्टर आया दवा थोड़ा बहुत बांट के चला गया। उसके बाद हम लोग रोड पर गए, रोड पर जाने के कारण हुआ कि हम लोग पर केस भी हो गया और सारे बच्चा यहाँ से खाली हो गया, पूरे गांव खाली है। सब गांव के बच्चे चले गए हैं। पूरे बच्चे चल गए। हमारा एगो बच्ची मर गया है 15 तारीख, ये चमकी बीमारी से, बुखार से। वो रास्ता ले जाते हैं तो वो कौड़े तो भगवान को कौड़े तो दम तोड़ दिया था। हम आपसे लेकर चल रहे हैं। काफ़ी डर है। काफ़ी डर है। बच्चा हमारा भी 2 है तो दोनों के अलग भेजे हैं, दीदी कन भेज दिए हैं, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है। और वो बोल रहा है बच्चा सब कि पापा आइए बुला के ले चलिए, तो उसको कैसे लाएंगे? बच्चा मर रहा है, हो सकता है एगो मर गया, फिर वो जो है सो मर जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? तो गांव के लोग दहशत में हैं और यही वजह है कि जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया तो कोई अपने किसी और के यहाँ भेज दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पूरी तरह से गांव में सिर्फ बड़े लोग बचे हुए हैं और कई तो ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जब बारिश होगी थोड़ी लोग राहत की सांस लेंगे और हो सकता है कि तब लोग घर में वापस लौटे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लगता है इस घर में आज सुबह में खाना बना है, लेकिन उसके बाद से लोगों का पता नहीं है। आप
साफ तौर पर देख सकते हैं। आलम यह है कि यहाँ के लोग दहशत में डूबे हुए हैं। इस गांव के हरिवंशपुर के 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और सीधे तौर पर लोगों का आरोप है कि अब तक कोई प्रशासन यहाँ पर नहीं आई और ना ही किसी ने सूद लिया। यही वजह है कि अब धीरे धीरे लोगों में दहशत और फैलते जा रहा है। लोग डर में जी रहे हैं और वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि सरकार अगर पहले कदम उठाई होती, लोगों को पहले जागरूक करने की कोशिश की गई होती, तो शायद यह नौबत नहीं देखने को मिलता। और जिस तरह से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, इससे सरकार सवालों के घेरे में है, स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। और सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या अब सरकार सिर्फ भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ चुकी है। कैमरामैन आशीष के साथ चंद्रमोहन कुमार, हरिवंशपुर, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बात लखनऊ में हुए हादसे की। लखनऊ में बारातियों से भरी गाड़ी एक नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 29 बाराती सवार थे, जिनमें से 22 लोगों को बचाव दल ने नहर से निकाल लिया, जबकि 7 बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को नहर से निकालने की कोशिश तेज कर दी गई। बताया जा रहा है कि बारातियों को लेकर गाड़ी बाराबंकी से लौट रही थी और इसी दौरान इंदिरा नहर के पास हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद की 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब यह हादसा हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। 22 लोगों को तो निकाल लिया गया, लेकिन 7 बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनको तलाशा जा रहा है। राजधानी लखनऊ के नगराम पटवाखेड़ा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां पर एक वैवाहिक कार्यक्रम में बाराबंकी से कुछ लोग शामिल होने आए थे। तड़के करीब 3 बजे वैवाहिक कार्यक्रम से वो लौट रहे थे और ये इसी सीधी सड़क से महिंद्रा पिकअप गाड़ी आ रही थी और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद स्पीड में बहुत गाड़ी रही होगी, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और बेकाबू पिकअप दाहिने मुड़ने के बजाय सीधे इसी नहर में जा गिरी। उस पिकअप में 29 लोग सवार थे। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची है, स्थानीय गांव के लोग पहुंचे हैं, गांव के जो गोताखोर हैं वो पहुंचे। उनकी मदद से उस 29 में से 22 लोगों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन 7 बच्चे अभी भी इस नहर में लापता हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर डीप डाइवर्स उनके मौजूद हैं, एनडीआरएफ के पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर संज्ञान लिया हुआ है और ये इंदिरा नहर काफ़ी इसमें करंट तेज है और गहरी भी है, कई जिलों को जोड़ती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद इसके करंट को कुछ कंट्रोल किया गया है ताकि डीप डाइवर्स को यहाँ पर मदद मिले। ये नहर आसपास के जिन जिलों में जाती है, जो उनके ट्विस्ट और टर्न्स हैं, वहाँ पर भी गोताखोरों को तैनात कर दिया गया है, वहाँ पर जाल लगा दिए गए हैं। एनडीआरएफ का राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। 7 बच्चे अब भी लापता हैं। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अजीत की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, कहाँ पहुंची अब तलाश? बिल्कुल गायत्री, अभी लगातार तलाश जारी है और ग्रामीण भी वहाँ काफी संख्या में जुट गए और एसडीएम की गाड़ी के सामने भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और लेट गए थे। उनकी मांग एक थी कि नहर के पानी को हमेशा के लिए कम किया जाए, जिससे ऐसे हादसा ना, क्योंकि जब ये गाड़ी आ रही थी रोड पर चढ़ने से पहले ही जो राइट मुड़ते उसके पहले वो कंट्रोल खो बैठे और सीधा जाके नहर में गिर गए थे। उनका ये भी ग्रामीणों की अभी मांग है कि जहाँ जहाँ सड़कें लिंक रोड है वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई जाए, जिससे आने जाने वाले लोग नहर की तरफ ना आने जाने पाए। उसको लेकर पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा, ग्रामीणों को हटाएगा। लेकिन जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार तलाश करे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक किसी भी बच्चे को खोजा नहीं जा सका है, उसकी बॉडी को रिकवर नहीं किया जा सका। 10 किलोमीटर से अधिक, लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में भी अब दायरा बढ़ाया गया है थोड़ा सा एनडीआरएफ की तरफ से। और जो आसपास के गांव के लोग हैं जो तैरना जानते हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिलेगा। चलिए, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी का। गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। करीब 30 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई गई है। मामला 1990 का है, जब संजीव भट्ट जोधपुर के एसपी थे। इस दौरान दंगों में गिरफ्तार लोगों में एक की मौत हो गई थी। जामनगर सेशन कोर्ट ने इस मामले में संजीव भट्ट के साथ उस वक्त के एक कांस्टेबल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान सदन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में विकास, नीति समेत कई बड़े मुद्दों का जिक्र किया।
इसी के साथ उन्होंने नई सरकार को भी बधाई दी। 2022 तक मोदी सरकार के विजन और अब तक की उपलब्धियों के बारे में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया। नया भारत संवेदनशील भी होगा और आर्थिक रूप से समृद्ध भी, लेकिन इसके लिए देश का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यही कारण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। भविष्य में भी अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए विदेशी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे देश के अनेक क्षेत्रों में सामाजिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही आजीविका के अवसरों पर भी भारी दबाव अनुभव किया जा रहा है। मेरी सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाए। घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा को और सशक्त किया जाएगा। सरकार जहां घुसपैठियों की पहचान कर रही है, वहीं आस्था के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए परिवारों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को उचित संरक्षण देते हुए नागरिकता कानून में संशोधन का प्रयास किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक और साइबर अपराध हो, भ्रष्टाचार और काले धन पर कार्रवाई हो या फिर ऊर्जा सुरक्षा, हर मुद्दे पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय समर्थन देता है। आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। मेरी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट की नीति दक्षिण एशिया एवं निकटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की हमारी सोच का प्रमाण है। मेरी सरकार सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। निकट भविष्य में ही भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहे हैं। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक अस्त्र शस्त्र बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। आधुनिक राइफल से लेकर तोप, टैंक और लड़ाकू जहाज तक भारत में बनाने की नीति को सफलता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस मिशन को और मजबूती प्रदान करेंगे। अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए रक्षा उपकरणों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सैनिकों और शहीदों का सम्मान करने से सैनिकों में आत्मगौरव और उत्साह बढ़ता है तथा हमारी सैन्य क्षमता मजबूत होती है। देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। इस
वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की खबर है। उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े हैं। बताया जा रहा है कि इस भिड़ंत में एक की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस को इलाके से पिस्तौल भी मिली है, पुलिस मौके पर तैनात है। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा की खबर सामने आई है और इलाके में इस वक्त गोलीबारी चल रही है, साथ ही साथ बमबाजी भी हो रही है और पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है। वहां से पुलिस को एक पिस्टल भी मिली है। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा की खबर। उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा के कांकीनाड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत हुई है। बमबारी और गोलीबारी हुई जिसमें एक की मौत हो गई, 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, एक बार फिर हिंसक झड़प बंगाल में हिंसक झड़प में एक की मौत, 4 जख्मी। आशिका हमारी संवाददाता जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। आखिर क्यों भड़की हिंसा एक बार फिर आशिका? जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो आपस में भिड़े थे। बमबाजी का दौर शुरू हो गया जिसके बाद पहुंची, वहां पर रैफ को भी उतारना पड़ा है, टीयर गैस भी शेल करना पड़ा है। अभी ये खबर मिली है, ये बताया जा रहा है कि इस हादसे में अभी तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 4 घायल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। मरने वाले की उम्र 22 साल बताई जा रही है। शुक्रिया आशिका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर वंदे मातरम पर हो रही सियासत के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया कि वंदे मातरम बोलने से किसी को रोका नहीं जा सकता। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि शपथ ग्रहण के दौरान कुछ भावनाएं होती हैं जो छलक जाती हैं, लेकिन दावा किया कि सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। सभी मान्य सदस्यों को, सभी राजनीतिक दल के नेताओं को साथ लेकर, विश्वास में लेकर सदन को चलाएंगे। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्पीकर ने वंदे मातरम से अपना नारा, अपना भाषण शुरू किया और खत्म किया। ऐसा आखिरी सवाल, वंदे मातरम और भारत माता के जो है वो इसने कहा कि इसको बोल नहीं सकते। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश जानवरों के लिए आफत साबित हुई। बारिश की वजह से सतपुड़ा इलाके में पानी भर गया जिसमें करीब 25 ऊंट पानी में फंस गए। ऊंटों के साथ साथ करीब 2000 भेड़ बकरियां भी पानी में फंस गई, जिनमें कई भेड़ बकरियां पानी में ही बह गई। करीब 500 भेड़ों की पानी में डूबने से मौत की भी खबर है। सूचना मिलते ही पानी में फंसे भेड़ों और ऊंटों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। कई भेड़ों को रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाल लिया गया है। ऊंटों को भी बाहर निकालने का काम जारी है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश हुई, लेकिन ये भारी बारिश जानवरों के लिए उस वक्त मुसीबत साबित हुई जब सतपुड़ा इलाके में बारिश की वजह से पानी भर गया। 25 ऊंट पानी में फंस गए। ऊंटों के साथ साथ करीब 2000 भेड़ बकरियां भी पानी में ही फंस गईं। हालांकि इस बीच कई भेड़ बकरियों को के बहने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 500 भेड़ों की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही हालांकि पानी में फंसे भेड़ों और ऊंटों को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। कई भेड़ों को तो रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ऊंट अभी भी फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जब रेस्क्यू किया जा रहा था भेड़ बकरियों को, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की, जब भारी बारिश की वजह से सतपुड़ा इलाके में पानी भर गया था और भेड़ बकरियां इस पानी में फंस गई थी। कई भेड़ बकरियां तो पानी में बह भी गई हैं। 500 भेड़ों की पानी में डूबने से मौत की भी खबर है। उधर बिहार के बेगूसराय में मुखिया की गिरफ्तारी के बाद गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। मुखिया की गिरफ्तारी से गुस्साए लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया और हंगामा करने लगे। बवाल को देखते हुए पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मुखिया को 5000 के इनामी बदमाश की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसका पर्दाफाश खुद बदमाश ने गिरफ्तार होने के बाद किया था। लोग मुखिया को छुड़ाने के लिए अब भी एसपी ऑफिस के बाहर डटे हुए हैं। तो मुखिया की गिरफ्तारी पर बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बवाल किया लोगों की तरफ से। आपको बता दें, बिहार के बेगूसराय का ये मामला है। मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद गांव वालों ने मुखिया के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। लोगों
सबका गुस्सा मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर था। एसपी ऑफिस के बाहर पहुंचे सभी लोग, एसपी ऑफिस का घेराव किया, हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की, लाठीचार्ज भी किया गया और इस लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी भी हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखिया को 5000 की इनामी बदमाश की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अभय जिनकी गिरफ्तारी की गई है, पुलिस के पास सबूत है उनके खिलाफ में। ये निरंतर गोलू के साथ टच में थे, निरंतर उससे वार्ता होती थी इनकी, और ये एक कुख्यात अपराधी को संरक्षण देना भी एक कानूनी अपराध है और इसी अपराध के जुर्म में इनको गिरफ्तार किया। कुछ लोग आए हैं, उनको समझाया जा रहा है। उधर यूपी के सहारनपुर में रीमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो में पद्मश्री योगाचार्य भारत भूषण ने घुड़सवारों को योग सिखाया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अलग अंदाज में यहां योग कराया गया। घुड़सवारों ने घोड़े पर सवार होकर योग किया। योग के दौरान घोड़े घंटों तक बिना हिले खड़े रहे। सहारनपुर के रीमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो में आर्मी के लिए घोड़ों को ट्रेन किया जाता है, साथ ही यहां पर घुड़सवारों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो यूपी के सहारनपुर की तस्वीर, रीमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो में पद्मश्री योगाचार्य भारत भूषण ने घुड़सवारों को योग सिखाया और किस तरीके से योग किया गया आप देख सकते हैं। घोड़े पर ही योग किया गया और सबसे बड़ी बात यह कि योग के दौरान घोड़े भी घंटों तक बिना हिले खड़े रहे। सहारनपुर के रीमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो में आर्मी के लिए घोड़ों को ट्रेन किया जाता है और साथ ही यहां पर घुड़सवारों को भी दी जाती है ट्रेनिंग। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन उससे पहले अलग अंदाज में योग की ये तस्वीर है। हैदराबाद में सेप्टिक टैंक में गिरी एक गाय को हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। ये गाय पिछले 10 दिनों से टैंक में फंसी थी, जिसे बचाने के लिए बचाव दल के लोग टैंक में उतरे और एक रस्सी की मदद से उन्होंने वहां फंसी गाय को बांधा, जिसके बाद सभी ने मिलकर गाय को बाहर निकाल लिया। 10 दिनों तक टैंक में फंसे रहने की वजह से गाय की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसे बाहर निकालने के बाद बचाव दल ने गाय को चारा खिलाया और फिर उसे इलाज के लिए भेज दिया। बिहार के समस्तीपुर में कुछ लोगों का एक घर में तोड़फोड़ करने का वीडियो वायरल हो गया। वहां के गांव में 15 से 20 लोगों ने एक वकील के मकान पर धावा बोल दिया और लाठियों से वहां तोड़फोड़ करने लगे। वीडियो में साफ दिखा कि कुछ लोग घर की दीवारों और दरवाजों पर डंडों से वार कर रहे थे, जबकि 2 आदमी छत पर तोड़ने लगे। सरेआम हो रहे इस हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, जिसके बाद तोड़फोड़ कर रहे लोग भड़क गए और विरोध करने वालों से उलझ गए। उधर मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लगने के बाद वहां सियासत गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि किराए पर चल रहे इन केंद्रों का कई महीनों से किराया नहीं चुकाया गया, जिससे परेशान मकान मालिकों ने अपने यहां चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले जड़ दिए। इसकी वजह से वहां काम करने वाली आशा कार्यकर्ता और बच्चे बाहर बैठने के लिए मजबूर हो गए। मकान मालिकों ने सरकार पर इन केंद्रों का किराया नहीं चुकाने और किराए के लिए दफ्तरों के चक्कर कटवाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में करीब 29,000 आंगनबाड़ी केंद्र किराए की इमारतों में चलते हैं, जिनका करीब 62 करोड़ रुपया किराया है। सरकार पर बकाया होने का भी दावा इस बीच किया जा रहा है। आंगनबाड़ी हमारे घर पे संचालित हो रही थी, मगर विगत 10 महीने से किराया नहीं आया है। कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो हमने तालाबंदी कर दी। और आइए बढ़ते आगे। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मामले को बड़ा मुद्दा बना लिया है और सीधे सीएम कमलनाथ को घेरना शुरू कर दिया। जवाब में सरकार ने पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए इसे राज्य की पिछली शिवराज सरकार की गलती करार दिया। कांग्रेस की सरकार में आंगनवाड़ी बंद हो गई, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, पर यह लाजमी है। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री सेठ हो, जिसने गरीबी ना देखी हो, जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, वो क्या जाने आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी के गरीब बच्चों की पीड़ा। पिछली सरकार जो थी, कुछ व्यवस्था गड़बड़ाई थी, तो
आवंटन में गड़बड़ियां हुई थी, हम उसमें सुधार ला रहे हैं। ये गलती हमारी नहीं, पिछली सरकार की है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में कुपोषण के मामले में सरकार गंभीर है और पिछली बजटों की तुलना में आप देखेंगे ज्यादा राशि हम उपलब्ध करेंगे।